आदाब। आज है 10 दिसंबर। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक़ का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी हुकूक़ एक बहुत ही वसी इस्तिलाह है जिसमें जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़, हक़ रोज़गार, बुनियादी सहूलतें सभी कुछ शामिल है। इसी में छत का हक़ भी शामिल है, रोज़गार हर इंसान को मिले ये हक़ भी शामिल है। आज ज़ाहिर है कि इंसानी हुकूक़ की इस वसी तर डेफिनेशन में से अगर 35-36 मिनट बात करनी हो तो कोई एक मौजू लिया जा सकता है। लिहाजा मैंने आज सोचा कि छत और घर का मौजू जो है उसके इंसानी हक़ की बात की जाए, क्योंकि आप इर्द गिर्द ख़बरें भी सुन रहे होंगे और जो लोग कराची और बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं वो देख भी रहे होंगे कि तजावुज़ात साफ़ हो रही हैं। कराची में ये काम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे ज़ोर शोर से जारी है। आज मैं अखबारात में आदत शुमार पढ़ रहा था, अब तक जो कराची का मरकज़ी इलाक़ा है सदर, और सदर में भी इम्प्रेस मार्केट, उसके इर्द गिर्द कोई 3575 दुकानें, जिनमें कि वो दुकानें भी शामिल हैं जो रेगुलराइज हो चुकी थीं, जो बल्दिया कराची को किराया दे रही थीं, वो भी मिसमार कर दी गई। और इसकी वजह से 17,500 जो वर्कर्स थे इन दुकानों के, वो बराह रास्त मुतासिर हुए। इन 17,500 वर्कर्स में अगर औसतन एक वर्कर पे 7 लोग मज़ीद डिपेंडेंट हैं, बच्चे, औरतें और बाकी जो लोग हैं, बहन भाई वगैरह, तो गोया कुल मिला के 1,40,000 लोग मुतासिर हुए और उनमें दिहाड़ी मज़दूर, उनकी तादाद अलग से शामिल है। पूरे मुल्क में ये ड्राइव हो रही है। इस्लामाबाद में अगर आप कश्मीर रोड से गुज़रें तो वहाँ आपको एक ऐसा लगेगा कि जैसे अभी बमबारी हुई है, जो नाजायज़ शादी हाल थे या लोगों ने तजावुज़ात आगे बढ़ा ली थी, वो सब पत्थर पत्थर नज़र आती हैं। लाहौर से जो है, लाहौर में भी अच्छा खासा ये काम हो रहा है। 22 अरब रुपए की जो मार्केट वैल्यू की 870 एकड़ ज़मीन है, वहाँ के हुक्काम कहते हैं कि 2 अक्टूबर से अब तक वागुज़ार करा ली गई है और 7,000 से ज़ायद स्ट्रक्चर्स जो हैं वो गिरा दिए गए हैं। अब ये एक बेहतर काम है कि ज़ाहिर है कि अगर मैं किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करता हूँ, कारोबार करता हूँ या घर बनाता हूँ, तो फिर उसको हक़ है कि वो जब चाहे मुझे उठा दे। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है, क्या सिर्फ़ उठा देना ही काफ़ी है? इस पे बात करेंगे। और फिर ये कि छत का हक़ जो है वो किस हद तक ऑब्ज़र्व जा रहा है ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में। मैंने सोचा किसे बुलाऊँ, एक ही नाम सामने आया और वो थे जनाब तस्नीम सिद्दीकी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तस्नीम सिद्दीकी साहब जो हैं ये इंतहाई अपने आप को वैसे तो सोशल डेवलपर कहते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ हैं। जब ये ब्यूरोक्रेसी में थे तो 80 के अशरे में इन्होंने एक तजर्बा किया था हैदराबाद में, आपको याद होगा, खुदा की बस्ती। एक तो शौकत सिद्दीकी का नावल है खुदा की बस्ती, लेकिन अमलन जो ज़मीन पे खुदा की बस्ती बनाई वो तस्नीम सिद्दीकी साहब ने बनाई। फिर 1998 में यही तजर्बा कराची के इलाके सुरजानी टाउन में खुदा की बस्ती में किया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तजर्बे कामयाब रहे। इसके अलावा कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन और उनका जो इंसानी पहलू होता है, एक गरीब आदमी जो कि क्यों मजबूर होता है और फिर उसकी मजबूरी को किस तरह उसकी खुददारी को मजरूह किए बग़ैर कंपनसेट करना और इलीगलिटी को एक तरफ ख़त्म करना और लीगल की तरफ जाना। तस्नीम सिद्दीकी साहब इसमें ज़ाहिर है यद तूला रखते हैं, लिहाजा 1999 में इन्हें रामोन मैग्सेसे अवार्ड, जो फ़िलिपीन का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो मिला। इसकी अहमियत यह है कि इसे मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इस प्रोग्राम को इज़्ज़त बख्शी। ये बताइए कि ये जो मैंने एक तूलानी दास्तान बयान की, जी जी, तजावुज़ात के ख़ात्मे की, जी जी, आप होते तो क्या करते? असल बात चीज़ को समझने की इंसानी पहलू के हवाले से, और
मतलब ये कि इसको अगर आप इंजीनियरिंग का मसला समझें, या आप इसको पॉलिटिकल मसला समझें, या इसको एथनिक मसला समझें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये देखना है कि शहर जो है कौन प्लान करता है, कैसे प्लान होते हैं, और उनको चलाने वाले कौन हैं, और शहर में रहने वालों की रिक्वायरमेंट क्या है। कोई शहर जो है वो हवा में तो होता नहीं जी। या तो आप एक शहर में सारी वो चीज़ें दें जो बेसिक मतलब ये आपने जैसे कहा बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, और सस्ती ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, ठीक, सीवरेज होना चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, स्कूलों की जगह होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट की जगह होनी चाहिए, बस टर्मिनस होने चाहिए। अगर आप शहर बना रहे हैं बस टर्मिनस होने चाहिए, पार्किंग प्लेसेस होनी चाहिए। आइडियल वर्ल्ड में ये सब होना चाहिए, लेकिन है नहीं। आइडियल वर्ल्ड नहीं है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे लिए तो आइडियल वर्ल्ड नहीं, अगर मतलब जब हम प्लान करते हैं ना उस वक्त भी नहीं सोचते। ठीक है। जब अगर हम ये प्लान कर रहे थे कराची के बारे में मिसाल के तौर पर, तो ये सब चीज़ें हम कर सकते थे, लेकिन हमने ये सोचा ही नहीं। हमने ये सोचा कि जनाब ये एक नया मुल्क बन गया है, तो इसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो तो पैसे वाले और पावरफुल लोगों को दे दें। और अच्छा, तजावुज़ात डेवलप क्यों होती हैं? हाँ, फिर ढाई क्यों जाती हैं, ये बताइए। डेवलप इसलिए होती है कि एक रिक्वायरमेंट होती है कि हर शहर में रिटेल के लिए, रिटेल बिजनेस के लिए आपको जगह चाहिए, वेयर हाउसेज चाहिए, आपको पार्किंग प्लेसेस चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको मतलब ये कहें कि तजावुज़ात हैं, वो हैं, लेकिन एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर एम्प्रेस मार्केट, उसमें सब्ज़ी वाले भी थे, मुर्गी वाले भी थे, अंडे वाले भी थे, और एक आदमी जब जाता था या एक फैमिली जाती थी, वो सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद लेती थी। तो ये चीज़ें आप अगर प्रॉपरली करके उसको प्रोवाइड कर देते तो तब भी कोई मसला नहीं था। तो आपने आज़ाद छोड़ दिया, तो उसकी वजह से आप ये कहते हैं ये तजावुज़ात हो गए। आज़ाद इसलिए छोड़ दिया तस्लीम सिद्दीकी साहब कि हर महीने सिर्फ एम्प्रेस मार्केट और आसपास से 3.5 करोड़ रुपए का भत्ता आ रहा था, सिर्फ एम्प्रेस मार्केट। बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब मसला ये है कि जब भत्ता आप ले रहे हैं, साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लोग टैक्स नहीं देते। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो रेडी वाला है वो मेरे ख्याल से अपनी इनकम का 1/3 टैक्स दे रहा है, भत्ता हो या टैक्स हो। भाई इनकम उसकी जा रही है ना। अगर वो 100 रुपये कमा रहा है पहले, अब तो खैर 500 कमाता होगा, 100 में से 30 रुपये पुलिस वाला या शॉप इंस्पेक्टर या जो भी है या मसल मैन वहाँ का वो पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो ये तजावुज़ात जो हैं, एक तो बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती हैं, ठीक है। दूसरा जो है मतलब ये हमारी स्टेट की नाअहली और इनकॉम्पिटेंस और प्लानर्स की जो है ना, मैं कहता हूँ कोता नज़री, कि मिसाल के तौर पर आप इस एम्प्रेस मार्केट को छोड़ दें, लेट से आप चले जाएँ PCHS जी, ब्लॉक 6 ले लें। ब्लॉक 6 में एक दफ़ा हमने सर्वे किया जब मैं KDA में उसकी गवर्निंग बॉडी में था, तो वहाँ पर पता चला कि 25% जो है प्लॉट जो हैं वो उस यूज़ में नहीं है जो कि रखे गए थे। जब आप प्लान करते हैं तो आप ये देखते हैं आबादी का प्रेशर कितना होगा, और वहाँ स्कूलों की जगह ज़रूरत कितनी है, वहाँ पर शॉप्स की ज़रूरत कितनी है, हर चीज़ को आप कैलकुलेट करते हैं 50 साल आगे की तरफ देखते हुए। KPT कहते हैं हमारे पास इतनी ज़मीन है। अच्छा, उनकी अपनी ज़मीन पर सबसे बड़ी कच्ची आबादी है इस वक्त कराची की। आपको पता ही, मच्छर कॉलोनी जो है एक सिरे से ले के जब शुरू होती है तो वो हॉक्स पे को जो रोड जाती है वहाँ तक है, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें 5 लाख मेरे ख्याल से आबादी हो गई। लेकिन ये कि ना उसको वो रोकते हैं, ना उसको रेगुलाइज होने देते हैं, और वहाँ इतनी गैर इंसानी मतलब ये हालात में लोग रह रहे हैं कि वो मार्शी लैंड है, ह्यूमिड है, हॉट है, बंगाली औरतें प्रॉन छील रही हैं, उनके हाथ ज़ख्मी हो गए, कूड़े के ढेर हैं, और एक मतलब ये कि जो ये सॉलिड वेस्ट होता है ना, इसमें से जो रिसाइकलिंग होती है उसका बहुत बड़ा सेंटर है, कैटल यार्ड है, और उनके पीने का पानी जो है वो ड्रेनेज में से जा रहा है, यानी नाले में से पीने का पानी जा रहा है, और KPT वहाँ बैठी हुई है। और KPT को कई दफ़ा हमने खुद सजेशन दी जब मैं DG कच्ची आबादी था कि इनको हम दूसरी जगह रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप थोड़ा सा मदद करें या मैं इनको शिफ्ट कर देंगे। ये लोग तैयार भी, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया। कहते ही हैं बहुत अच्छी ज़मीन है, यहाँ पे वार्फ बनेंगे,
हमारी ज़रूरत है, लेकिन करते कुछ नहीं। इसी तरह आप देखें कि ये जो बिल बोर्ड्स हैं, ये सबसे ज़्यादा बिल बोर्ड जो है वो कैंटोनमेंट के एरियाज़ में लगते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं, ठीक है। और उनकी आमदनी हो रही है, और उनके जो शादी हॉल बने हुए हैं, मिसाल के तौर पर आप जाएँ कारसाज पे जाएँ, शादी हॉल बने हुए हैं, बहुत बड़ा एरिया है नेवी का या जिसका भी है, वो आमदनी हो रही है, लेकिन शहर के डेवलपमेंट में या सर्विसेज के इम्प्रूवमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। इसका मतलब है कि एक कराची के अंदर कई इदारे, कई रियासतें हैं, कई रियासत। गुफ्तगू जारी है एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है इंसानी हुकूक़ के दिन के हवाले से, छत का हक़ और रोज़गार का हक़, और हमारे साथ हैं तस्नीम सिद्दीकी साहब, सोशल डेवलपर। तस्नीम साहब, लाहौर का भी मैंने जिक्र किया था शुरू में कि वहाँ भी ये तजावुज़ात के गिराने का काम ज़ोर व शोर से जारी है, लेकिन कितने लोग मुतासिर हुए हैं उसका रिकॉर्ड ही नहीं है। लिहाजा वहाँ फिर कंपनसेशन का और रिहेबिलिटेशन का सवाल नहीं। कराची इस मामले में कम से कम थोड़ा सा इस लिहाज से गनीमत है कि जितनी दुकानें बनी, सफाई वगैरह हुई है, उसका किसी न किसी हद तक रिकॉर्ड मौजूद है। और ये जो बल्दिया वाले कह रहे हैं कि हम इसमें से जो 3,500 दुकानें हैं, इनमें से तकरीबन 1,500 जो हैं उनको अपनी जो 8 मार्केटें हैं उनमें जगह दे देंगे, और बाकी हुकूमत सिंध हमारी मदद करे। ये जब काम कर दिया तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि बहाली भी होनी चाहिए। हालांकि इनके पास इसी शहर में कई मॉडल थे। मसलन मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ पुरानी सब्ज़ी मंडी की, ठीक है, कि जब वहाँ से उन्होंने कहा कि जी आप हट जाएं, तो ऐसा नहीं कि बुलडोज़र आ गए और साफ़ कर दिया। उन्होंने मुतबादिल सब्ज़ी मंडी पहले बनाई सुपर हाईवे पे, उसके बाद उन्हें परसू किया कि भाई अब आप वहाँ शिफ्ट हो जाएं, तो वो वहाँ से शिफ्ट हो गए, ताख़ीर सही हो गए। लियारी एक्सप्रेसवे, 14,000 ख़ानदान, पहले उन्होंने उनके रहने का और सहूलतों का बंदोबस्त किया, और उसके बाद उन्होंने कहा जनाब अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, वरना हम आपके मकानात जो हैं वो ख़त्म करने वाले हैं। तो वो कोई बहुत ज़्यादा दंगा फसाद नहीं हुआ, वो चले गए। जब इनके पास इतनी ऐसी मिसालें थीं, तो ये जो इन्होंने काम किया है, ये कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी ये ख़त्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि ख़त्म कर दो, तो ख़त्म करने के हुक्म में ये बात बाय इम्प्लीकेशन शामिल है कि इनको कहीं और भी बसाया जाए ताकि कोई सोशल क्राइसिस पैदा ना हो, उसमें शामिल है। तो ये बात इनकी समझ में क्यों नहीं आई, हालांकि यहाँ कामयाब 2-3 तजर्बे हो चुके हैं कि सफाई और रिहेबिलिटेशन। सही। वसूलुल्लाह साहब, जिस दिन ये फैसला हुआ है, इत्तेफाक से सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद था जी, और मैंने खुद सुना कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि भाई जो वहाँ के फुटपाथ हैं, आज जो इम्प्रेस मार्केट के चारों तरफ, वहाँ से लोगों को हटा के साफ़ किया जाए। ठीक। उन्होंने कोई ये ऑर्डर पास नहीं किया कि तोड़ फोड़ की जाए, अंदर जाएं, दुकानें तोड़ दें पुरानी लीज शुदा, ये कोई ऑर्डर नहीं था। अब यहाँ पे या तो ये सियासत चल रही, मुझे तो ये ख़तरा नज़र आ रहा है कि ये यहाँ पे ग्रुप बंदी बहुत ज़्यादा है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या कोई फेवर हासिल करने, तोड़ फोड़ के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं कि जी देखें, नजरसानी करें। और दूसरी बात ये है कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये बात कही थी, ठीक है, उस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। तीसरी बात जो है इम्पॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट आज से 3 साल पहले ये कह चुकी, जो पार्क्स में इन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने दफ्तर बनाए हुए हैं, चाइना कटिंग है, इसको ख़त्म किया जाए। और इस पर नेमतुल्लाह खान साहब जो थे, वो थाने नाजायज़ ज़मीनों पे बने, नाजायज़ ज़मीनों पर। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको तोड़ना ही था तो पहले वहाँ से शुरू करते। उसके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, आइकॉन बने हुए इस शहर में। इस शहर को तो मतलब ये कि KMC नहीं चला रही, ना कैंटोनमेंट बोर्ड चला रहे हैं, इसको चला रहे हैं डेवलपर, कंसल्टेंट, डोनर्स, और ये जो मतलब ये सियासी लोग, कि ये शहर को चला रहे हैं। कि कहाँ पे क्या चीज़ बनेगी, ये कोई मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं है, एड हॉक डिसीजंस ले लेते हैं, ठीक है। आप उनको आप हाथ लगाते हैं ना,
मिसाल के तौर पर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और शायरा कायदीन का जो संगम है, वहाँ पे एक कोना खाली था 50 साल से, क्योंकि वो ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैजर्डस था। वहाँ पे एक बिल्डिंग बन गई। अब आप ये देखें कि उस बिल्डिंग को बनाने वाले कौन हैं, इजाज़त देने वाले कौन हैं। रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया, वो नाजायज़ नहीं है, नाजायज़ नहीं है। फुटपाथें जो हैं वो कई इदारों ने अपनी दीवार के अंदर ले ली, वो नाजायज़ नहीं है। और दूसरा ये है कि अब जो प्लानिंग करते हैं ना सड़कों की, उस पर फुटपाथ रखते ही नहीं है जी। और सबसे ज़्यादा जोर होता है फ्लाईओवर और अंडरपासेस बनाने का, क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा लगता है तो कमीशन ज़्यादा होता है। कोई ये देखने वाला नहीं है कि ये फ्लाईओवर यहाँ ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, ये अंडरपास ज़रूरी है या नहीं। हर जगह अंडरपास बना दो और फ्लाईओवर बना दो। यानी एक चीज़ होती है ट्रैफिक मैनेजमेंट, कि भाई ट्रैफिक का प्रेशर कहाँ होता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है, ऑप्शंस क्या हैं। यहाँ पे इस पे गौर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कहते हैं भाई हम बना देंगे। सबसे ज़्यादा आसान काम फ्लाईओवर और अंडरपास बनाना है। पैसा आपके पास होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर होने चाहिए, सैंक्शनिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, बन गया, 6 महीने में बन जाएगा। लेकिन आप 500 बसेज नहीं चला सकते यहाँ। आपने गौर किया जी जी। कि पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं कि वो 500 बसेज सैंक्शनड हैं, और वो मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हैं वो टीवी पे आके बार बार कह चुके हैं। और क्यों नहीं आ रहे? कि कमीशन तय नहीं हो सका। और कराची वाले जो हैं वो मर रहे हैं सर्दी गर्मी में बरसात में, लेकिन नहीं आ सकते। तो जब आप इस तरह से शहर को चलाएंगे तो फिर लोग देखते हैं कि भाई दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अब उनको रोज़गार चाहिए। जब बुनियादी चीज़ जो समझने की है कि कराची शहर जो है, बल्कि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी 65% इनफॉर्मल है। इस बुनियादी चीज़ को अगर आप समझ लें कि लोग जो है रोज़गार ख़ुद तलाश करते हैं, जब बेघरी की बात होगी घर के लिए जगह खुद तलाश करते हैं, स्कूलों को खुद तलाश करते हैं, पैसे देते हैं। और ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि ये फ्री लोडर्स हैं, माफिया है, वो माफिया नहीं है, वो विक्टिम्स हैं। माफिया कौन है? प्लानर्स। माफिया कौन है? जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं कि क्लिफ्टन पे और दूसरी जगहों पे लैंड ग्रैब करके और आइकॉन बना देंगे, और रियासत उनके पीछे खड़ी हुई कुछ नहीं कर सकती। तो वो उनको आप टच करें ना, उनको आप नहीं टच करेंगे कभी भी। और आज तक जो है ये घर जो बड़े बड़े हैं ये टोकन के तौर पर गिरा दिए जाते हैं, फिर वो बन जाते हैं। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं जो मतलब फुटपाथों पे काम कर रहे हैं, आज भी अब अगर आप एम्प्रेस मार्केट जाएं तो वहाँ औरतें बैठी हुई, उसके जो कनात लगी हुई है उससे बाहर वो अपना ड्राई फ्रूट बेच रही हैं। उनको ज़िंदा रहना है ना, तो जो चीज़ आप दे नहीं सकते लोग खुद ले लेते हैं। वो शहर की जो डायनेमिक्स होती है ना, और हेरिटेज ये समझी जाती है कि एम्प्रेस मार्केट चारों तरफ से साफ नज़र आए। उस एम्प्रेस मार्केट के साथ जो कल्चर है वो भी तो उस हेरिटेज का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल। और दुनिया भर में ये है कि जो संडे बाज़ार और फ्ली मार्केट्स लगती हैं दुनिया भर में, पेडेस्ट्रियन जोन बना दिए जाते हैं इतवार को, और तो आप क्यों नहीं बना? वो सयाहों के लिए नहीं, मतलब ये रोजगार भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रोजगार एक वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू कर कि ये जो 5 मिलियन घर इमरान खान साहब बनाना चाह रहे हैं, ये बन जाएंगे या नहीं बनेंगे, या कुछ बनेंगे या सब बन जाएंगे? वक्फे के बाद वेलकम बैक। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन, और इस हवाले से हक़ रिहाइश और छत के हक़ और रोज़गार के हक़ पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तस्लीम सिद्दीकी साहब सोशल डेवलपर हमारे साथ हैं। सिद्दीकी साहब, कराची में एक अंदाज़ा है रफ़ के 500 से ज़ायद कच्ची आबादियाँ हैं, और यूँ समझ लीजिए कि इस शहर का हर दूसरा आदमी यानी तकरीबन 50% आबादी उन कच्ची आबादियों में रहती है, बाकी जो हैं प्लान्ड लोकेलिटीज़ में रहते हैं। कहने को ये मुल्क का सबसे बड़ा सनती मरकज़ है, सबसे ज़्यादा पैसा जो है ये पैदा करता है, टैक्सेस देता है, ड्यूटीज़ देता है। 50s में जब ये माइग्रेशन हुई बाकी इलाक़ों से कराची की तरफ इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से, तो कहते ये हैं कि जो पहली वाकई एक आम गरीब आदमी के लिए जो प्लान्ड स्कीम बनी थी वो थी कोरंगी। फिर उसी दौरान फिर न्यू कराची, लांडी डेवलप होते गए,
फिर उसके बाद 80s में आपका खुदा की बस्ती का तजर्बा, उस पर मैं बाद में आऊँगा। उसके बाद जिस हुकूमत ने भी गरीबों के सर पे छत डालने की कोशिश की, लगभग या तो वो नाकाम हो गए या अपनों में रेवड़ियाँ बढ़ गई। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पीपल्स हाउसिंग जो है बहुत ज़ोर शोर से शुरू की थी। जुनेजो साहब जो फिर 2.5 मरला स्कीम आ गई थी। फिर जुनेजो साहब ने जो है गालिबन 5 मरला स्कीम जो है शुरू की। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने अपने पहले टेन्योर में तो फ्लैट्स बनाने का हुक्म दे दिया, और अब जो है आशियाना स्कीम आप देख रहे हैं। ये सारी स्कीमें जो हैं सूरज गुरूब होते ही ये नाकाम क्यों हो जाती हैं? क्या कॉमन वजह क्या है इनसे? एक तो ये है कि जो सोशल रियलिटी है उसको समझते नहीं है लोग। अब मिसाल के तौर पर जैसे आपने नवाज़ शरीफ साहब के फ्लैट स्कीम का तज़किरा किया, तो जब उन्होंने शुरू की तो मैं जो उनके 97 की बात है, 97 जी, तो मैं सैफुर रहमान साहब जो इसके इंचार्ज थे उनसे मिलने गया। मैंने कहा साहब ये जो आप बना रहे हैं इसके लिए बना रहे हैं? कहते हैं ये गरीब आदमियों के लिए बना रहे हैं। मैंने कहा जो मिनिमम प्राइस है एक फ़्लैट की 97 की बात है वो कितनी है? वो कहते हैं 12 लाख। अब मतलब ये कि जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म का जो 97 में 12 लाख, यानी मैं भी नहीं खरीद सकता हाँ, था। तो जब उनको ये पता ही नहीं है कि गरीब आदमी की इनकम कितनी है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर हम कैसे कितना बना सकते हैं, अपने रिसोर्सेज को भी देखना चाहिए कि अगर आप फ्लैट्स की स्कीम बना रहे हैं तो कितने आप कई लाख फ्लैट्स बनाएंगे, उसके पैसे कहाँ से आएंगे? या ये मिसाल के तौर पर आप बिल्टअप एक तखसीस होती है कि एक तो ओपन डेवलपमेंट होती है प्लॉट्स की, कि प्लॉट डेवलप करके आप दे रहे हैं लोगों को, उसमें मकान नहीं है। दूसरा ये कि आप मकान बना के दे रहे हैं। तीसरा ये है कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को कि आप ज़मीन ख़रीदने में जो मसाइल हैं उनको हमल करते हैं, और उसके बाद जो ज़रूरियात हैं वो भी हम पूरी करते हैं। जैसे कर्ज़ है मिसाल के तौर पर कि आपके पास ज़मीन है 80 गज़ है या 120 गज़ है, अब आपके पास 1 लाख रुपया लेट से, लेकिन हम आपको कर्ज़ भी दे सकते हैं 5 लाख रुपये, तो वो एक फैसिलिटेशन हो जाती है। अच्छा एक मिनट, ये जो मैं स्कीमों की बात कर रहा हूँ, मसलन जुनेजो साहब की जो 2.5 मरला या 5 मरला स्कीम थी, ये 80s की बात है। नवाज शरीफ की 90s की स्कीम है, फिर आशियाना। उसी ज़माने में आपने खुदा की बस्ती हैदराबाद में तजर्बा किया था 1986 में। फिर उसके बाद वो रेप्लिकेट आपने किया यहाँ कराची में सुरजानी टाउन में। उसकी फ़िलॉसफी जहाँ तक मैं समझा हूँ वो ये थी कि कच्ची आबादियों में जो लोग रहते हैं, चूँकि उनके पास मालिकाना हुकूक ही नहीं होते जिस जगह वो रह रहे होते हैं, लिहाजा उन्हें इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी की। लेकिन आपने जो खुदा की बस्ती बनाई, एक तो ये कि 5,000 रुपये या इससे कम की आमदनी के उस फैमिली उस ज़माने में बनाई 86 में। फिर ये कि आपने प्लाट के मालिकाना हुकूक दे दिए, तो अब उससे स्टेक डेवलप हो गया, उसका मफाद डेवलप हो गया, और उसने फिर अपनी मदद आपके तहत वो बाकी काम खुद ही कर लिया। अच्छा, ये मॉडल ज़ाहिर है कि ये एक कामयाब मॉडल भी रहा। ये जो हुकूमतें आईं या के बाद दीगरे, या अब जो है हुकूमत जो कि सबसे ज़्यादा यानी 50 लाख घर बनाना चाहती हैं, तो ये जो पायलट थे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बेसिक गरीबों के लिए, ये इनके सामने थे, तो इनसे क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाता या फ़ायदा उठाया गया? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये जो काम हमने किया वो तो एक एक्सपेरिमेंट था और डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल था। जी हाँ। हम ये नहीं कह रहे थे कि हम हाउसिंग का मसला हल कर देंगे। हम कहते हैं कि जो आपके जो आपने हाउसिंग स्कीमें बनाई वो नाकाम क्यों हुई, ये चीज़ समझाने के लिए। उस ज़माने में भी 7-8 लाख का मार्केट में फ्लैट मिल जाता था, वो 12 लाख का बना रहे हैं। तो एक तो टारगेटिंग सही नहीं है, ठीक है। दूसरी ये कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं उसमें वक्त इतना लगता है कि बाज़ स्कीमें कराची में 83 में शुरू हुई थी और आज तक वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम जैसे कहते हैं ना कि कराची में कम से कम 2 लाख प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, और वन रीज़न और दी अदर 50,000 फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं पे एनओसी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं अप्रूवल नहीं है। हालांकि यही 2 लाख प्लाट और यही 50,000 फ्लैट, ये खान साहब जो हैं अगर ये अपनी स्कीम में इंडक्ट कर सकते हैं, भाई इनकी मसाइल हल कर दें। आपने देखा ना आबाद वाले सड़क पे आ गए थे कि एनओसी नहीं मिल रहा पानी का, एक ज़बानी हुक्म दे दिया उन्होंने हाई कोर्ट उससे सुप्रीम कोर्ट के जज ने, वो जो हानी साहब हैं, कि भाई इनको एनओसी नहीं दिया जाएगा पानी का।
सब एनओसी तो मिल आप क्या कहते हैं कि घर ना दें, गरीब आदमी को आप प्लॉट दे दें, उसके मालिकाना हकूक दे दें, वो बाकी काम खुद कर लेगा? जी, हमारा कहना ये है कि पहले तो आप टारगेटिंग करें कि जो जिसको ज़रूरत है उसको प्लॉट मिले। ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है। जो अखबार में इश्तहार आ जाते हैं, डाउन पेमेंट लेके बैलेटिंग होती है, उससे उसको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप उसको कब्ज़ा फ़ौरन दें और उस पर शराइत लगाएं कि आप मकान बनाएं और रहें। अगर नहीं रहेंगे कैंसिल हो जाएगा। इस वक्त मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना, वो इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर बनी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के और ज़राए नहीं है, बैंक का रेट कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो हर आदमी चाहता है कि एक प्लॉट खाली रख के जब वो महंगा हो तो बेच दूँ। तो इसको डिस्करेज करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो ज़रूरतमंद है उनको आइडेंटिफाई करें और उनको ये कहें कि एक पीस ऑफ लैंड लें, उसका पैसा दें। यानी हर चीज़ होनी चाहिए सेल्फ फाइनेंसिंग, कि आप प्लॉट दे रहे हैं, मुफ्त नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई आपसे हम डाउन पेमेंट ले लेंगे 20%, बाकी 6-7 साल में देंगे। दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी है कि आप वो पे करना चाहता है लेकिन उसका तरीक़ेकार मुख्तलिफ चाहता है। उसके बाद आप उसको हेल्प करें कि भाई आप जो बिल्डिंग मटेरियल है वो आपको क्रेडिट पे मिल जाए, जो कच्ची आबादियों में होता है। जैसे औरंगी में आप जाएं तो एक वहाँ पे थल्ले वाला बैठा हुआ है, आप कहते हैं मैंने ये प्लॉट ले किसी लैंड ग्रैबर से, अब मुझे मकान बना दें, मुझे मशवरा भी दो और क्रेडिट पे ब्लॉक्स भी दे दो, तो दे देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये लेके नहीं भागेगा, प्लॉट तो इसका यही है। तो एक सोशल रिलेशनशिप इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसको रेगुलेट करने की एक वक्फा ले लेते हैं, गुफ्तगू जारी रहती है। वेलकम बैक। घर तो ऐसा कहाँ का था लेकिन दर बदर हैं तो याद आता है। ये जो अपने खान साहब हैं, इन्होंने बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला पेश किया जो कि समझ में भी आता है कि हम 50 लाख घर बनाएंगे 5 साल में, आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, प्राइवेट सेक्टर से बनवाएंगे सस्ते घर, और इसकी वजह से तकरीबन 40 जो ज़ैली सनतें हैं जब रिवाइव होंगी तो उससे बेरोज़गारों की रोज़गार मिलेगा, उनकी वहाँ खपत हो जाएगी, तो ये 1 करोड़ में से बहुत सारी नौकरियाँ जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में चली जाएंगी और यूँ आम आदमी के मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे। इज़ दैट सो सिंपल? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मसला ये है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है कम से कम 30% तो रखेगा ना, फिर उसके ओवरहेड्स होंगे, ठीक, फिर उसकी जो मतलब ये कि तरीक़ेकार है वो इस कदर पेचीदा है कि आप उसमें 5 साल 10 साल चाहिए उसको, ठीक है। तो अगर आप मतलब ये कि जो लोग ज़रूरतमंद हैं, इसमें दो कैटेगरीज़ हैं। एक तो वो है कि जिनकी इनकम जो है लेटर से कि 16,000 है, आजकल जो मिनिमम वेज है 16,000 है, तो वो किसी भी किस्म का प्राइवेट सेक्टर से या किसी और एजेंसी से अगर मकान लेना चाहें ले नहीं सकते। तो उनके लिए आपको जो खुदा की बस्ती का मॉडल है वो बहुत एप्रोप्रिएट है कि उनकी 2 महीने की इनकम डाउन पेमेंट हो, बाकी 7 साल वो किस्त देते रहें और आप उनको ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दें और कहें मकान खुद बनाओ, तो देयर विल बी नो लिमिट टू इट। ये आप फिर वो उस पर रोक नहीं सकते। 5,000 अगर खान साहब करना चाह रहे हैं तो इसमें 20,000 50,000 प्लॉट इस तरह से 50 लाख का टारगेट नहीं, वो शुरू में कह रहा हूँ, पहले साल में लेटर से कि 20,000 बना दें, तो वो वर्केबल है कि लोग पैसा दे रहे हैं, मालिकाना हकूक के साथ प्लॉट देके पाबंद कर दें कि या तो तुम रहोगे, वरना प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, और उसमें और 7 साल में किस्त दो, और फैसिलिटीज़ उनको दें, स्कूल की, हेल्थ की, वो सरकार की तरफ से, वो तो नॉर्मल होती। एक तो वो इनकम ग्रुप है, ठीक है, ये कम से कम 20% लोग हैं ऐसे। फिर 40% जो हैं अर्बन पॉपुलेशन में ऐसे लोग हैं जिनकी 50,000 तक इनकम है, इनकी मतलब 3 टाइम्स ऑफ द मिनिमम वेज, लोअर मिडिल क्लास। अच्छा, वो सबसे ज़्यादा मुसीबत में है। तो उनके लिए एक मॉडल दूसरा हमने बनाया लाहौर में और फैसलाबाद में भी। उसमें यह है कि आप 3 लाख रुपए का इंतज़ाम करें और 3 लाख में आपको एक प्लॉट मिल जाएगा जो मॉर्गेज हो जाएगा HBFC या बैंक के नाम, और उस पर आपको 8 से 10 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है। उस लोन से
जो भी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है वो मकान बना देगी। तो 14 लाख में मकान बन सकता है, जो हमने बना के देखा है। और पेमेंट का तरीका ऐसा रखें कि जो देने वाली एजेंसी है उसकी ज़िम्मेदारी करें कि स्पेशल आप यूनिट्स बनाएं। जो हुकूमत पाकिस्तान जब काम कर रही है तो HBFC को पाबंद कर सकती है, तो वो उसको जो किस्त होगी माहाना वो होगी लेटेस्ट से 10,000 रुपये महीना। तो अगर किसी की 50,000 रुपये इनकम है और उसको लोन मिल जाता है तो 10,000 वो दे सकता है, क्योंकि इस वक्त भी 2 कमरे का मकान कच्ची आबादी में 8 से 10,000 का मिलता है। तो ये भी वर्केबल मॉडल है। तो ये 60% जो डिमांड है ना वो इस तरह से पूरी हो सकती है, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। एक रिवॉल्विंग फंड हो, ठीक है, लेटेस्ट से मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद के लिए आप 10 बिलियन रुपया रख दें और CDO को पाबंद करें कि भाई इस किस्म के जो है 2 सेक्टर खोल दो। जब अमीरों के लिए, जजों के लिए, लॉयर्स के लिए, हर एक के लिए सेक्टर बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, है ना, तो वहाँ गरीबों के लिए क्यों नहीं बन सकते? 42 कच्ची आबादी इस्लामाबाद में क्यों है कि आपने प्रोविज़न ही नहीं रखा। तो अच्छा ये बताइए, तस्नीम सिद्दीकी जिनका कि 40 साल का लगभग तजर्बा है कच्ची आबादियों के साथ, बहाली के मंसूबों के साथ, उन्हें बसाने के साथ, इस नई हुकूमत ने तस्नीम सिद्दीकी से रब्ता किया? मुझसे सिर्फ एक दफ़ा फ़ोन ज़रूर आया कि भाई आपने कच्ची आबादियों का काम किया है तो कुछ लिटरेचर भेज दीजिए। मैंने भेज दिया, उसके बाद कोई रब्ता नहीं। वो एक टास्क फोर्स बनी हुई है, उसमें 22 आदमी हैं, 10 उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं और 12 जो हैं वो मतलब प्रोफेशनल्स हैं और इस किस्म के काम करने वाले। लेकिन बड़ी टास्क फोर्स में मसला ये होता है वसतुल्लाह साहब कि मुख्तलिफुल ख़याल किस्म के लोग आ जाते हैं। कोई प्राइवेट डेवलपर लॉबी को प्रमोट कर रहा है, कोई बिल्टअप यूनिट को कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना और उस पर अमल करना, उसके लिए 22 आदमियों की ज़रूरत है। इसके लिए 3 आदमियों की एक टास्क फोर्स हो जो चीज़ को समझ। ये चीज़ें तो सारी मौजूद है ना, डॉक्यूमेंटेड है। इनकी फिल्में हैं, इनकी किताबें हैं, इन पे रिसर्च पेपर्स हैं और ग्राउंड पे मौजूद हैं। और फैसलाबाद में मौजूद है, पेशावर में मौजूद है, लाहौर में है, कराची में, हैदराबाद में, सब जगह मौजूद है, जाके देख लें। मगर मसला ये है कि इसमें आपको चाहिए शो ऑफ करना, हाँ, और पैट्रनेज, और फिर जो प्राइवेट सेक्टर है या जो इंग्लैंड में डेवलपर बैठे हुए हैं वो ड्रामेबाजी। तो ये ड्रामेबाजी से नहीं होता, ये तो जान जोखिम का काम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू तस्नीम सिद्दीकी साहब आपका। जनाब ये है आज जो भी दाल रोटी थी हमने हाजिर कर दी है। इस पे फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, और ज़रार और मुबशिर जो हैं वो कल तक वापस आ जाएंगे, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।